अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अब तक आप लोगों को जितने भी नॉवेल इस चैनल पे पोस्ट हो चुके हैं, वो अच्छे लगे होंगे। हमें वैसे कोई कमेंट में कोई ये बताता है, लेकिन बहुत से रीडर्स यहाँ पे साइलेंट भी होते हैं। तो यही उम्मीद करते हैं कि आपको हम लोगों की वो सारा जो नॉवेल्स हैं, उनके राइटर्स जो हैं वो तरीक़ाकार ये सब कुछ आपको अच्छा लगा होगा। दूसरी चीज़ ये आजकल मुझको ज़ुकाम हो रहा है, तो इसकी वज़ह से मेरी आवाज़ थोड़ी-सी डिस्टर्ब हो सकती है, थोड़ा-सा प्रोनाउंसिएशन में भी थोड़ा-सा हो सकता है, क्योंकि इसको 1 हफ़्ता हो गया है और इससे पहले गला भी ख़राब था। लेकिन ये है कि कोशिश कर रहे हैं कि हमारा काम नहीं रुके, तो अभी तक तो आप गुज़ारा कर लीजिए। वैसे ही आपको पिछले 2-3 दिन से या कुछ दिनों से अंदाज़ा तो हो गया होगा कि आवाज़ में थोड़ा-सा बदलाव है। लेकिन फ़िलहाल आप सब लोग गुज़ारा कर लीजिए और उम्मीद है जिसने पढ़ना हो वो पढ़ लें, जो नहीं पढ़ना चाहता, जो नहीं सुनना चाहता, वो अपनी आवाज़ को म्यूट कर दे और इसके इमेजेस जो हैं उनको ज़ूम इन और ज़ूम आउट करके उसको बहुत ईज़िली रीड आउट कर सकता है। तो बाकी जो सुनना चाहते हैं तो अपने हेडफ़ोन्स निकाल लें और लेट्स स्टार्ट आवर न्यू एपिसोड ऑफ मोहब्बत और शजर ममनुआ। और ये अब बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ पे जा रहा है, क्योंकि ईसा जो है वो अब राह रास्त पर आ रहे हैं। उनको हिदायत मिल रही है, अब वो अपनी फैमिली में इन होना चाह रहे हैं, अपने रवैये में बदलाव पैदा कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अब देखते हैं मज़ीद आगे नावल और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। इसके बारे में भी आप हमें अपनी राय से आगाज़ ज़रूर कीजिएगा और हमें बताइएगा कि आगे क्या-क्या हो सकता है। आगे देखते हैं ईसा क्या करते हैं। ईसा ऑफिस से सराय आया था कि सामने खड़े शख्स को देखकर ठठक गया। इतने सालों बाद वो किसी अपने को देख रहा था। इसका दिल किया कि आगे बढ़कर सामने खड़े शख्स को गले लगा ले। वो अपनी इस दराई सोच पर अमल करते पेशकदमी करता कि मुकाबले में कैसे हो कहकर इत्मीनान से जेबों में हाथ डाले और इसकी पेशकदमी को रोका था। ठीक हूँ, ईसा ने खुद पर काबू पाते मुख्तसर जवाब दिया। जैद ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। काली पैंट, सादा सफ़ेद कोहनियों तक मुड़ी शर्ट, बिखरे से बाल, रफ हुलिया सामने वाले को सब कुछ बता रहा था। लग तो नहीं रहे? जैद ने हल्के तमस्खर से इसका जायजा लेने के बाद कहा। ईसा ने अपना ऑफिस बैग कंधे से उतार कर अपनी जगह पर रखा। उसे बशीर भाई किचन में ही नजर आ गए थे। सब कैसे हैं? ईसा ने मुड़ से मुरब्बतन पूछ ही लिया था। जैसा अजाब तुमने पीछे वालों के लिए खड़ा किया है, इनमें वो कैसे हो सकते हैं? ज़ैद के तंज पर इसका कोई जवाब नहीं आया था। इतने में बशीर भाई मखसूस ट्रे में चाय और प्लेट में बिस्किट 5 बिस्किट रखे, छोटी टेबल खींचकर ट्रे इस पर रख दी। बशीर भाई ये मेरे बड़े भाई हैं, ज़ैद हैं, और ये बशीर भाई। ईसा ने मुख्तसर तारुफ करवाया। मिल चुका हूँ इनसे। ज़ैद ने ट्रे देखते ज़रा नाक चढ़ाकर कहा, बैठो। ईसा ने उसे बैठने का इशारा किया था। ये जगह इंसानों के बैठने की है? ज़ैद नागवारी से चारों तरफ देखकर गंदगी देखकर बोला। ईसा ने खड़ी नाक से उसे देखा, फिर बशीर भाई को। उसे बशीर भाई की मौजूदगी में ये बात नागवार लगी थी। ये जानवरों के खड़े होने की भी जगह नहीं है। ईसा ज़ैद को छोड़ दे, ये कभी नहीं हो सकता था। बशीर भाई बेसाख्ता मुस्कुराए। वहीं ज़ैद गुस्से में आया। तुम्हें तमीज़ नहीं है बड़े भाई से बात करने की? अच्छी तरह डैड ने ज़लील करके घर से निकाल दिया, फिर भी तुम्हारी अकड़ काम ही नहीं हो रही। मैं सिर्फ यहाँ दादा की वजह से आया था, वरना मैं तुझे मुँह ना लगाता। वो स्नैबल की वजह से हद से ज़्यादा परेशान है। मैं फ़ोन मिला रहा हूँ, तुम इनसे खुद बात करो।
ईसा ने गुस्से से उसने ईसा को गुस्से से देख खरी-खरी सुनाते हुए कहा, "मैं इनसे बात नहीं करना चाहता।" ईसा ने तेज़ आवाज़ में कहा, "क्यों नहीं करोगे? मैं फ़ोन मिला रहा हूँ।" ये कहते ही उसने फ़ोन मिलाकर उसके सामने किया था। ईसा ने एक नज़र मोबाइल को देखा, फिर बशीर भाई को, जो इसे आँखों से फ़ोन सुनने का इशारा कर रहे थे। वो इनसे कभी बात नहीं करना चाहता था, इतनी दूर से भी। वो इनकी बेकरारी को महसूस कर रहा था, इसलिए मोबाइल पकड़कर कान से लगाया। अस्सलाम वालेकुम। इसके सलाम से मीलों दूर बैठे इसहाक का दिल बेकाबू हुआ था। गले में नमकीन गोला फंस गया था। आंखों की नोकें गीली हो गई थी। वो सलाम कर रहा था। हैरत थी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? इसहाक ने नमकीन गोले को हलक से उतार कर पूछा। एक पल के लिए ईसा ने आंखें बंद कर ली। यही अंदाज तो इसे शर्मिंदा कर दिया करता था। इनकी जगह कोई और होता, वही गुस्से में इसे गालियां निकालना शुरू कर देता। फोन से इसका गिरेबान खींच कर अपने सामने कर चुका होता। मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? एक मजबूर दादा कैसा हो सकता है? मैं स्नाबिल की तरफ से बहुत परेशान हूँ। आपने क्या फैसला किया है? स्नाबिल स्नाबिल, हर जगह वही थी। इसके आगे जैसे इसका वजूद था ही नहीं। उसने सब्र की सांस खींची पर कहा कुछ नहीं। वो इसके बारे में हद से ज्यादा सोचता भी, लेकिन कोई स्नाबिल का तरफदार बनता था। उसे अच्छा भी नहीं लगता था। स्नाबिल के आगे उसे अपनी हैसियत हमेशा ही छोटी लगती थी। आप सुन रहे हैं? इसहाक को इसकी खामोशी से खतरा लाहक हो रहा था। जी, मैंने सुन लिया है। तो फिर? इसहाक ने भवें सुकेड़ कर इसे कुछ बोलने पर उकसाया। तो फिर? ये मेरा और इसका मामला है, मैं खुद इसे हैंडल कर लूँगा। वो दो टोक अंदाज में बोला। अच्छी सोच है, पर कब तक? आप वहाँ हैं और ये यहाँ, ऐसा कब तक चलेगा? वो खामोशी रहा, बोला तो सिर्फ इतना, आप परेशान ना हो। खुदा हाफिज़। ये कहकर उसने मोबाइल सैद की तरफ बढ़ा दिया। उधर वो बेचारे तड़प कर रह गए थे। सैद ने झपटने के अंदाज में इसके हाथ से मोबाइल लिया, जैसे अजीब और फजूल अंदाज में उसने बात की थी। वो यही कर सकता था। ज़ैद इस पर गुस्से ने नज़र डालकर बाहर निकल गया था। ज़ैद के जाते ही वो बशीर भाई से नज़रें चुराता अपने काम में लग गया था। बशीर भाई ने इसे कुछ नहीं कहा था। वो जानते थे कि वो खुद ही बता देगा। वो इसे कभी नसीहत नहीं करते थे, बस बातों में इसे सच की तरफ फेंक दिया जाता था और वो इनकी छोटी-छोटी बातों पर लाजवाब हो जाता था। वक़्त गुज़र ही रहा था। अपने चैरिटी वर्क में भी वो बिज़ी रहता था। इन्हीं दिनों इसी सिलसिले में वो रिचमंड हेल्थ में था। इनकी पॉपुलेशन में चाइनीज़ ज़्यादा थे। कुछ इन्हीं का तरतीब दिया प्रोग्राम था। वो मेहमानों के साथ था जब किसी की आमद हुई थी। तभी इर्द-गिर्द के लोग इकट्ठा हुए थे। वो भी आने वाले की तरफ मुतवज्जा हुआ था। सब बढ़कर उससे मिल रहे थे। उसे देखते ही हैरत से ईसा की आंखें खुली थीं। व्हील चेयर पर बैठा शख्स पाँव से माजूर था। बायां बाजू मफलूज था और दायां हाथ मुड़ा हुआ था कि किसी से बात करते इसका जबड़ा टेढ़ा हो जाता था। मुश्किल से बात मुकम्मल करते इसके होंठ के कोने से राल निकल आती थी कि इसके साथ खड़ी लड़की फौरन ही टिश्यू से इसका मुंह साफ कर देती थी। वो एक बहुत ही बड़ी एनजीओ का ओनर था। इसकी एनजीओ माज़ूर लोगों को व्हीलचेयर्स फराहम करती थी। पाकिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान में भी इनकी एनजीओ काम कर चुकी थी। रिचमंड हेल्थ, चाइनीज़ और शुजा नामी इस शख्स की एनजीओज़ को मिलाकर ये प्रोग्राम मुरतब किया गया था। शुजा को मखसूस तौर पर इंस्पिरेशन की वजह से बुलाया गया था क्योंकि उसने अपनी एनजीओ की बुनियाद सिर्फ ₹50 की थी। इसकी ईमानदारी से काम बढ़ता गया था। लोग मिलते गए थे। वो इनका इरादा माज़ूर अफ़राद के लिए व्हीलचेयर्स फ़राहम करता था। ईसा बग़ौर उसे देख रहा था पर आज वो बोलने के काबिल नहीं रहा था। अपनी शक्ल-सूरत, ज़हानत और काबिलियत पर जो ज़म था, वो गिरती इमारत की तरह धड़म से ज़मीन बोस हुआ था। इतनी काबिलियत के बावजूद वो तरक्की और इज़्ज़त के कौन से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गया था। लेकिन सामने व्हीलचेयर पर बैठा शख़्स हर चीज़ से महरूम था, सिवाय मुस्बत सोच के। फिर भी इज़्ज़त और तरक्की की गेटों पे खड़ा था। आज उसे महसूस हुआ था कि दीवार के ऊपर किया गया कीमती और खूबसूरत पेंट मानी नहीं रखता। अहम यह है कि इसके पीछे छुपी दीवार कितनी मजबूत है।
پھر وہ جس NGOs کے ساتھ کام کرتا تھا، چائنیز سوشل میں معذور افراد کے لیے می ڈرائیو کے نام سے چیریٹی کا آغاز کیا گیا، جس میں معذور افراد کے لیے گاڑیاں بنانے کا پروجیکٹ شروع کیا گیا۔ عیسیٰ بطور کار ڈیزائننگ اپنی خدمات انجام دے رہا تھا۔ پروجیکٹ بڑا تھا، گورنمنٹ آف چائنا بھی اس میں بھرپور تعاون کر رہی تھی۔ 6 مہینے تک وہ اپنے آفس ورک کے ساتھ لگاتار پروجیکٹ میں حصہ لے رہا تھا۔ بڑی بات تھی کہ ان چائنیز کے ٹیلنٹ کی وجہ سے ڈیزائن کو اپروول ملی تھی۔ 8 مہینے میں ایسی 5 گاڑیاں تیار ہوئی تھیں۔ چائنا میں تو وہ کم قیمت پر تیار ہوئی تھیں۔ وہ پاکستان میں شجاع کی NGO سے بھی رابطے میں تھا اور ایسی گاڑیوں کی خواہش شجاع نے بھی ظاہر کی تھی۔ اس سلسلے میں پاکستان کی ایک آٹو کمپنی نے بھی تعاون کیا تھا۔ مینوفیکچررز دو چائنا میں ہی ہوگی، لیکن کار کی ڈیزائننگ عیسیٰ کی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کل 3 گاڑیاں اسلام آباد بھیجی گئی تھیں۔ کار ڈیزائننگ کے پیسے اس نے نہیں لیے تھے کیونکہ وہ یہ چیریٹی ورک کرتا تھا۔ سب حیران تھے، لیکن اب وہ ایسا ہی تھا۔ یہ تقریب اسلام آباد میں منعقد کی گئی تھی۔ گورنر پنجاب کے علاوہ اس کو بھی مدعو کیا گیا تھا، پر وہ جانا نہیں چاہتا تھا۔ وجہ خود بھی جانتا تھا۔ تمہیں جانا چاہیے عیسیٰ، بشیر اس سے کہہ رہے تھے۔ میں نہیں جانا چاہتا، اس نے جیسے صاف انکار کیا۔ کیوں؟ اب وہ کیوں کا کیا جواب دیتا؟ تم جا رہے ہو اور بس۔ اس کو خاموش دیکھ کر وہ حکمی انداز میں بولے۔ اس کو ایک دم ابراہیم کی یاد آئی۔ آپ مجھ پر زبردستی کر رہے ہیں، جانتے نہیں میں کتنا ضدی ہوں، اس نے تیکھی نظروں سے دیکھتے جواب دیا۔ ضدی ہو پر سمجھدار ہو اور اندر سے جانے کے لیے تیار ہو، سو نخرے چھوڑو اور جاؤ۔ عیسیٰ نے انہیں خشمگین نگاہوں سے دیکھا۔ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ میں جانا چاہتا ہوں؟ یہ نہ پوچھو، یہ صورت ہی دل کا حال بیان کر دیتی ہے۔ وہ ذرا شاعرانہ انداز میں بولے۔ اچھا، تو میری صورت کیا بیان کر رہی ہے؟ وہ تھوڑا آگے ہو کر پوچھنے لگا۔ بشیر نے ذو معنی انداز میں اسے مسکرا کر دیکھا۔ تمہاری صورت کھل کر تمہارے دل کا حال بیان کر رہی ہے۔ آنکھیں چیخ چیخ کر صنم کو دیکھنے کے لیے بے قرار ہے۔ صنم نہیں، سنابل نام ہے اس کا۔ گویا بڑی سنجیدگی سے اس نے بات کا مفہوم سمجھے بغیر ہی بشیر بھائی کی تصدیق کر دی تھی۔ وہ بشیر بھائی کی لگائی گئی کھڑکی میں پھنس گیا تھا۔ اس کی بات پر وہ کھل کر ہنسے تھے۔ اس فرنگی کو اردو کی طرف لانا مشکل تھا۔ ہاں ہاں، یہ آنکھیں سنابل کو دیکھنے کے لیے ہی بے قرار ہے میاں، اقرار کر گئے ہو۔ بشیر بھائی نے ہنستے ہوئے اس کے کندھے کو تھپکتے ہوئے کہا تو وہ سمجھ کر ایک دم گڑبڑا گیا، پھر جھینپ کر شرمندہ سا ہو گیا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، میں بس ویسے ہی نہیں جانا چاہتا۔ وہ پتہ نہیں کیوں وہاں جانے سے ڈر لگتا ہے، اور آپ ایسی مشکل زبان نہ بولا کریں میرے سے۔ وہ نروٹھے پن سے ذرا سنجیدگی سے بولا۔ بشیر بھائی سمجھ گئے تھے کہ وہ اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ اچھا چھوڑتے ہیں اس باتوں کو۔ یہ بتاؤ میاں، کیا داڑھی رکھ لی ہے؟ ان کے کہتے ہی بے سختہ اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ شیو بڑی ہوئی تھی؟ نہیں تو بس کام میں مصروف تھا اس لیے۔ اوہ، میں نے سوچا لگتا ہے بچہ مکمل انسان کا بچہ بن گیا۔ وہ مبین سا مسکرایا۔ تو میں پہلے کس کا بچہ تھا؟ انسان کے ہی تھے، لیکن جانتے ہو جب تک ایک مرد اپنی عین جوانی میں داڑھی رکھتا ہے اور اپنے نفس کو بچا کر رکھتا ہے تو وہ جہاد کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا، تو کیا میں بھی جہاد کر لوں؟ اس نے دائیں ابروج کا کر مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جو کچھ کر چکے ہو اس کے آگے یہ معمولی ہے۔ اب آپ مجھے جھاڑ پر چڑھا رہے ہیں۔ تم چڑھ چکے ہو میرے بیٹے، ویسے تم اس لک میں کول لگ رہے ہو، تمہارے چہرے پر سنہری بہر جچ رہے ہیں۔ اچھا، پر میں آپ کی اس بات سے متاثر نہیں ہونے والا۔ میں نے تو میک کے لیے بھی اسی وقت اسی حالت میں تصویر کھینچ کر سینڈ کر دی تھی۔ چلو کام ہو گیا، سب لڑکیاں تم پر فدا ہونے کے لیے تیار ہے ہوئی۔ عیسائی ایک دم چپ سا ہو گیا۔ بہت کچھ یاد آیا تھا۔ بشیر بھائی اس کی خاموشی کو نوٹ کر گئے تھے۔ تتلیاں اڑ چکی ہیں بشیر بھائی، اور میری چھوڑیں یہ بتائیں کہ آپ پاکستان کب جا رہے ہیں؟ اس سوال پر وہ خاموش ہو گئے۔ پیسے بھیج بھیج کر جوانی گال دی تھی انہوں نے، اب وہ گھر والوں کے لیے بیکار تھے۔ کافی عجیب بات تھی، لیکن حقیقت تھی۔ اتنے سال گزر گئے تھے، وہ اب جانا چاہتے تھے، لیکن ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔
ईसा ने इन्हीं खामोशी से पैसे दिए थे। वो लेना नहीं चाहते थे, लेकिन ईशा ईसा की खुशी के लिए रख दिए थे। ईसा इनकी खामोशी पर बोला, आपका मामला भी मेरे जैसा ही है। हमारे ही घर वालों को हमारी ज़रूरत नहीं है। दुःख था, लहजे में तलखी घुल गई थी, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाए थे। पीछे में इब्राहिम साहब की अहम मीटिंग थी। वो हॉल में सोफे पर बैठे थे कि इनके सेक्रेटरी ने फाइल पकड़ा कर चला गया था। उन्होंने फाइल खोलकर मीटिंग पॉइंट्स पर एक नज़र डालकर फाइल को बंद करते हुए सेंटर टेबल पर रखा कि इनकी नज़र फैले हुए मुख्तलिफ मैगजीन्स पर पड़ी। एक मैग पर इनकी नज़र जम सी गई थी। गौर से देखने पर उन्होंने वो मैग उठाया था। हल्की गोल्डन दाढ़ी में चेहरा मानूस सा लगा था। उन्होंने क्या गौर किया था कि वही चमकती आंखें थीं। ईसा इनके मुंह से बेसाख्ता निकला था, तभी हॉल की मेन डोर पर हलचल हुई थी। एकदम उन्होंने नजर उठाकर देखा। गवर्नर पंजाब के अलावा कुछ चाइनीज लोग थे और इनके पीछे एक वफ्द और सिक्योरिटी गार्ड्स थे, और वो ब्लैक पैंट कोट में मलबूस वक्त किसी से बात करते गुजर रहा था। इब्राहिम की स्लो मोशन नजरों ने उसे अपने सामने से गुजरते देखा था। वो इसे हैरत से देख रहे थे। खुद ब खुद इब्राहिम की आंखों में पहले बेयकीनी, फिर हैरत, और लम्हे बाद ही सताइश छाई थी। और फिर वो सब हॉल नंबर 2 में चले गए थे। सर चले, इनके सेक्रेटरी ने आके कहा। हाँ, वो चौंकी। चलो। इनके सेक्रेटरी ने फाइल उठाई। सुनो, आज यहाँ कोई और भी तकरीब है? जी सही, कोई चैरिटी की तकरीब है। गवर्नर साहब भी आए हैं। चैरिटी? और ईसा? उलझन जरा नजरों से वो बढ़ गए। अच्छा, मुझे उसे तकरीब की और ईसा इब्राहिम की डिटेल चाहिए। सेक्रेटरी चौंका। ईसा से वो वाकिफ था। जी सर, मैं करता हूँ। वो कहते ही इब्राहिम के पीछे हो लिया था। गवर्नर साहब शुक्रिया के कलमात अदा कर रहे थे और ईसा का ज़हन कहीं और था। एक वक्त वो था जब इसकी डिज़ाइन करदा कार पर किसी और का नाम था। कैसी तकलीफ थी वो? और आज ईसा ने गहरा सांस लिया। उसकी डिज़ाइन करदा वो कारें नीचे मेन ग्राउंड में घास पर खड़ी थी। ओस्लो में की गई मेहनत पज़िराई जापान में मिली थी, और इज़्ज़त पाकिस्तान में। अल्लाह ने उसे कहाँ से और किस ज़रिए से नवाज़ा था, वो हैरान था। और अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे और जिसे चाहे ज़िल्लत। फिर से सरगोशी हुई थी। ये लाइन आज भी उसकी ज़िंदगी की अक्कास थी। ज़िल्लत और फिर इज़्ज़त के दरमियान का फ़र्क ईसा से बेहतर कौन जान सकता था? आज शुक्र से इसकी गर्दन झुकी चली जा रही थी। इसने चैरिटी पर बैठे शुजाक को देखा। ईमान के दर्जे क्या-क्या होते हैं, वो अपाहज शख्स उसे सिखा रहा गया था। ज़िंदगी के नए एहसास से रोशनास करा गया था। सबकी तालियों में उसने सिर्फ शुक्रिया के कलमात कहे थे। इससे ज़्यादा उसे बोलना नहीं आता था। इब्राहिम की मीटिंग मुख्तसर थी, इसलिए जल्दी ख़त्म हो गई थी। मेन हॉल में सोफे तक पहुंचने तक इनका सेक्रेटरी भी आ गया था। तकरीब चल रही है? जी सर, इनका लंच भी इधर ही है। फिर इसने पूरी तफसील से आगाह किया था। वो सुन से हो गए थे। पहली बार, हाँ, पहली बार ईसा ने इन्हें खुश किया था। तकरीब 7 साल पहले इसे घर से तकरीबन उन्होंने इसे घर से निकाल कर किसी को बताए बगैर अंधेरे में तीर फेंका था। लेकिन क्या खबर थी कि तीर निशाने पर लग जाएगा। उन्होंने नज़र फेर कर मैग उठाया, उसकी तस्वीर पर हाथ फेरा, और इस टाइम वो इससे गुस्सा, नफ़रत सब कुछ भूल गए थे। इसकी चमकती आँखों में इनको वो वही 7 माह का ईसा लगा था जिसने जीत कर इनकी इज़्ज़त रखी थी और आज भी इन्हें निहाल कर गया था। तुम क्या हो ईसा? वो कहे बना न रह सके। इसकी तस्वीर को देखते ही देखते एक गोंदा सा इनके दिमाग में लपका था। चैरिटी वर्क, और इसके चेहरे पर दाढ़ी, कहीं ये किसी तंजीम के साथ तो नहीं जुड़ गया? यकदम इनके पेट में गिरियां पकड़ी थी। पल में छाया सुकून और गारत हुआ था। तो कल एक इंतहा पर था ईसा और आज दूसरी, तो नॉर्मल कब होगा? यही सोच उन्होंने बैग को टेबल पर फेंका। इनके घबराए दिल ने कहा कि क्या, अभी जाएं और उनसे पूछ लें, लेकिन बाप किसी तरह ना आड़े आ गई थी। मैं क्यों जाऊं, वो औलाद है, उसे आना चाहिए, इसे झुकना चाहिए। यहाँ तक तो आ गया, देखता हूँ कि मेरे पास आता है कि नहीं। सख्ती से सोचते उन्होंने बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए थे। इस अंधेरे में मेन लाइट की रोशनी में इसकी गाड़ी सेक्टर ए से गुजर रही थी। उसने मेन सड़क के साथ ही दाएं जाती ज़िली सड़क को देखा। ये इसके घर का रास्ता था। दिल धूप कर उभरा था। दिल किया चला जाए, पर उसने गर्दन मोड़ कर पीछे शीशे में देखा।
सेक्टर ए चलो सीधा होते पता नहीं कैसे इसके मुँह से फिसला था। ड्राइवर हैरान हुआ। सर आगे आ गए हैं, अब ज़्यादा पैसे लगेंगे। ठीक है। येलो कैब ने कट आते ही टर्न लिया था। अपने घर के करीब आते ही इसकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे नई नवेली दुल्हन की अपने ससुराल जाते हुए होती है। यकीनन वो घबरा रहा था। ये वही पुरएतमाद ईसा था, लेकिन अब इसके महसूसात बदल गए थे। कैब से उतरकर पैसे देने के बाद उसने सीधे होते घर पर एक भरपूर निगाह दौड़ाई। बाहर कैबिन में मौजूद गार्ड उठकर बाहर आ गया था। वो गौर से उसे देख रहा था। बख्त खान, मैं ईसा हूँ। टाइम ज़ाया किए बगैर इसने खुद ही तारुफ़ करवा दिया। गौर से देखने के बाद वो उसे पहचान ही गया था। हल्की बड़ी शेव की वज़ह से वो जल्दी पहचान नहीं पाया था। "अपने ईसा बाबा, पहचान लिया। आओ अंदर आओ।" उसने छोटा-सा गेट खोला था और अंदर आने पर गैर मामूली खामोशी महसूस हुई थी। गाड़ियाँ भी नहीं थीं। "घर में कोई नहीं है?" "नहीं ईसा बाबा।" गार्ड के कहते ही उसे थोड़ा हौसला मिला था। वो बचना चाह रहा था और कुदरत ने उसे मौका दे दिया था। "आज ज़ैद बाबा की बारात है। सब वहीं हैं। अभी आधा घंटा पहले ही बड़े साहब निकले हैं।" "अच्छा।" हल्का शॉक तो उसे लगा ही था। दिल में दबा दबा गुस्सा जागा था। अब बात पर परवाह की थी वो जो जो वो करने लगा था। हाँ, वो परवाह करने लगा था। हुँ। उसे पूरी तौर पर समझ नहीं आया कि क्या कहे और किधर जाए। आप हॉल जाना चाहते हैं तो मैं आपको पता बता देता हूँ। इसकी मुश्किल उसने आसान कर दी थी और झट से केबिन के अंदर जाकर शादी का कार्ड लाकर इसके हाथ में पकड़ा दिया था, जो पता बताने के मकसद से ही रखा गया था। उसने शादी के कार्ड पर नज़र डालकर पता नोट किया और फिर उसे वापस पकड़ा दिया था। ईसा बाबा, साथ ले जाएँ आपको? मुश्किल होगी। वो अपनी समझ से सही बोला। हाँ, मैंने नोट कर लिया है। बख्त खान को लगा कि उसने जैसे उसे टरकाया है, पर पता नोट करने की ईसा की एक नज़र काफ़ी थी। वो अब्रू को शहादत की उँगली से खुजाता मुड़ रहा था जैसे किसी सोच में हो। उसका दिमाग खिचड़ी पका रहा था। सुनो, उसने कदरे मुड़ते गला खंखार कर इसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। वो तुम्हारे पास घर वालों के नंबर होंगे? वो समझ सकता था कि ये कहने पर सामने वाले के तासुरात क्या होंगे। जी बाबा, सबके। वो हैरान होते हुए बोला, मालिक ना बताएं पर नौकर हर बात से वाकिफ होते हैं। वो कुछ कुछ ईसा के मामले से वाकिफ था, पर उसने इब्राहिम, जैद और जेनिफर का नंबर भी दिया। सारे दो। ईसा के कहते वो गड़बड़ाया। और किसका दूं? जो इस घर में रहते हैं सबके। अब के ईसा भवें सुकेड़ कर बोला। वो अपने मतलब का नंबर लेना चाहता था। बख्त स्नैबल का नंबर देते हल्का सा हिचकिचाया था, लेकिन देना तो था। वो घर के मालिक का बेटा था और स्नैबल का शौहर। उसने खामोशी से इसका नंबर भी दे दिया था और यहाँ इस नंबर पर गहरी नज़र डालते इसकी तरफ मुतवज्जो हुआ था। सुनो, मेरे आने का यहाँ पे किसी को ना बताना। लेकिन वक्त हैरान हुआ था। मैं कैसे छुपा सकता हूँ? इसमें छुपाने वाली क्या बात है? बस मैं नहीं आया, बात खत्म। ये कहकर वो मुड़ने लगा था। इस सेक्टर के अंदर तो उसे कैब नहीं मिलने वाली थी। वक्त खान पर बोला, कैब मेन से ही मिलेगी। फिर वक्त खान ने किसी को फ़ोन मिलाया। थोड़ी देर बाद ही येलो कैब आ गई थी। ये जाने वाला है, आपको छोड़ देगा। वो अपना छोटा-सा लगेज उठाए हॉल में दाखिल हुआ था। सब खड़े थे कि पल में लाइट ऑफ हो गई थी। गाने बज रहे थे। पीठ मोड़े सर पीठ मोड़े सर ही सर थे। अब स्पॉटलाइट में ज़ैद और उसकी बीवी चलते आ रहे थे। वो लोगों के दरमियान बमुश्किल इनको देख पाया था। दूल्हा-दुल्हन स्टेज पर खड़े थे। बेतहाशा तस्वीरें खींच रही थीं। बेहंगम सा शोर था। कितने ही वक़्त वो इस अंधेरे में बेचारे से शोर को सुन रहा था। इसे मंज़र से मतलब नहीं था, इसलिए वो उकता सा रहा था कि एकदम लाइट्स ऑन हुई थी और हर चीज़ रोशनी में नहा गई थी। सबकी तवज्जो स्टेज पर ही थी कि उसने जेनिफर को स्टेज पर चढ़ते हुए देखा। वो मुस्कुरा रही थी, हमेशा की तरह। जब से ईसा के होंठ भींचे थे कि आँखों में नमी सी उतरी थी। कितने सालों बाद वो इन्हें देख रहा था। फिर ईसा की नज़र ने इब्राहिम को देखा। वो भी स्मार्ट थे, उसने सराहा। फिर उसने नज़र घुमाई। आँखें एक और वजूद को देखने की मुतलाशित थी जिसे देखने के लिए वो यहाँ तक आया था। पर वो नज़र ही नहीं आ रही थी। कहाँ छुपी है? वो कदरे उकताहट से बड़बड़ाया। इसके पास से गुज़रते वेटर ने इसे देखा पर लगेज का। सर, आपको कोई हेल्प चाहिए? नहीं, बस। वो यही कह सका। वो कुछ लम्हे इसके दीदार के इंतज़ार में खड़ा रहा। झंझलाहट बढ़ी थी। वो मुतजस्सिस हुआ।
आंखें इसको देखने की तलबगार थीं, पर वो तो जैसे वहाँ मौजूद ही नहीं था। ईसा ने गहरी सांस लेते मायूसी से गर्दन गिराई और पलट गया। शायद नजर आ जाए। फिर से ये सोचते हुए चलते कदमों पीछे मुड़ा और इसकी आंखें फैलकर मंजर को समेटते मायूस होकर वापस लौट आई थी। वापसी के रास्ते में दिल शिकस्तगी अरूज पर थी। हैरत थी। वो सिर्फ स्नाबिल से मिलना चाहता था। क्यों? इस क्यों का जवाब तो वो खुद से सही से मालूम नहीं था। वो मिलती तो मैं अपने किए की इससे माफी मांगता। मैंने इसके साथ बहुत बुरा भी तो किया था। वो पछता रहा था, गिल्ट महसूस कर रहा था और उसके लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि वो स्नाबिल से माफी मांगे और उससे माफी मांगने के मुतालिक सोच भी रहा था और इससे ज्यादा कुछ नहीं। इस टाइम बशीर भाई के अलावा कोई सराय में नहीं था। वो आज ऑफिस से जल्दी आ गया था। कुछ थकावट भी थी। अपने बिस्तर पर दीवार से टेक लगाए वो आंखें मूंदे लेटा था कि खटक की आवाज से उसने आंखें खोले देखा। बशीर भाई चाय रख रहे थे। स्पेशल 2 इलायचियों वाली चाय बनाइए, पियो और मस्त हो जाओ। ईसा ने कब देखा, फिर इन्हें। वैसे चाय तब बनाते थे जब वो खुश होते थे। दीदार यार हुआ कि नहीं? बशीर ने जुमैनी अंदाज में पूछा। वो काफी अर्सा पहले ही इनके रिश्ते से वाकिफ थे। ईसा ने नजर उठाकर इन्हें देखा। लफ्ज तो समझ नहीं आए, लेकिन जिस अंदाज से पूछा था वो मतलब समझ गया था। नहीं, ये कहकर उसने कप उठा लिया था। चाय की आदत उसे नहीं थी, लेकिन वो इनका दिल रखने के लिए पी लेता था। अजीब उल्टे दिमाग के इंसान हो। फिर गए क्यों थे? वो खफा हुए। आपको किसने कहा था कि मैं वहां गया था? वो सिप लेते पूछने लगे। मियाँ, उतरी सूरत बता रही है हाल दिल आपका। तुम सिर्फ चैरिटी वर्क करने नहीं गए थे। तुम गए थे और उसी को ही देखने गए थे। वो इसके दिल के छुपे चोर से वाकिफ थे, इसलिए ईसा ने बहस नहीं की। कोई फायदा नहीं था। उसने गौर से इनका चेहरा देखा। मेरी जरूरत तो कब से ही ऐसी है। क्या पता नहीं है आपको? वो मायूसी से कहते हुए सीधा हुआ। तुम्हारी इतनी सूरत पूरी सूरत हाल बता रही है। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। वो ताल्लुक अल्फाज में बोला। मैं जैसा सोच रहा हूँ वैसा ही है और ये और बात है कि तुम अभी तक वैसा नहीं सोच रहे। छोड़े मेरी बात को। ये बताइए कि आप पाकिस्तान क्यों नहीं जा रहे? वो जैसे समझ कर भी बात को बदल गया था। बशीर भाई इसकी उकताहट को महसूस कर गए थे और इस मसले पर बात नहीं करना चाहता था। पाकिस्तान जाकर क्या करूँगा? सोचा है तुम्हारे लिए पैसों को हलाल कर दूँ। हज पर चला जाऊँ, तुम भी मेरे साथ चलो। हुँ? इसको चाय पीते अच्छू लगा था। ये क्या मैं नहीं, मगर ना, नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं कैसे जा सकता हूँ? वो बुरी तरह हवास पाख्ता हुआ था। क्या मतलब कैसे जाओगे? जहाज़ में बैठ के जाओगे? उसने एकदम से आँखें बंद कर दी थीं। वो इनकी बात से महसूस नहीं हुआ था। निचला होंठ खुद ब खुद इसके दाँतों के बीच में आ गया था। इस वक़्त वो मुकम्मल कन्फ्यूज़ था। मैं बहुत गुनहगार इंसान हूँ बशीर भाई। मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ? वो जगह मेरे जैसों के लिए थोड़ी ना है। सही कहा। चलो, इस दफ़ा इतने नेक लोगों के बीच में हम 2 गुनहगार ही सही। वो बशीर भाई थे। अच्छी खबर देने वाले, अपने नाम की तरह, हल्के-फुल्के अंदाज में कहते उठ खड़े हुए। वो खामोश सा हो गया था। इस मामले में वो अपनी फीलिंग्स कहने में नाकाम हुआ था। आप अपने कागज़ात जमा करवा दो, टाइम कम है। वो ये कहते ही किचन में घुस गया और वो खाली नज़रों से चाय के प्याले को देखने लगा। बैतुल्लाह, वो जगह जहाँ इंसान की तमाम हड्डियाँ तोड़कर भी इसको मफलूज कर दिया जाए, तब भी वहाँ जाने से इनकार नहीं करेगा। उसने किसी ट्रांस के ज़रिए सिर्फ अपने कागज़ात जमा करवा दिए थे। वो सफ़रे हज पर जा रहा था। हैरान था। दिल फूल-फूल कर बेहौसला हो रहा था। जाने से पहले वो अपने बेटे की कब्र पर आया था। तुम्हें पता है, मैं अल्लाह के घर जा रहा हूँ। आज मेरी बेयकीनी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। तुम ही बताओ, क्या मेरे जैसा शख़्स, तुम्हारा बाप, वहाँ जाने के काबिल है? नहीं ना? मैं कैसे खड़ा हो पाऊँगा? मैं कैसे खड़ा हो पाऊँगा वहाँ? सच बताऊँ, डर लग रहा है। पता है, कैसा डर? तमाम मखलूक़ात कतार दर कतार खड़ी हों इसके पीछे और मैं बेजान चीज़ें हूँ और मैं इस कायनात के आखिरी ज़र्रे के पीछे दबका छुपा बैठा हूँ कि किसी को नज़र ना हो और मैं किन आँखों से डरते हुए अल्लाह ही को देख रहा होऊँगा कि कहीं वो मुझे देख ना ले और एकदम वो मुझे अपने सामने खड़ा कर दे तो खौफ से मेरा दिल फट जाए।
بس یوں ہی کچھ اس وقت مجھے محسوس ہو رہا ہے۔ وہ اپنے بچے کی قبر پر ہاتھ پھیرتا اس کو اپنے احساسات بتا رہا تھا۔ آج بھی وہ اس اسٹیج پر مد مقابل تھے، وہ دل کی بات اسی سے ہی کرتا تھا کیونکہ پورے کینیڈا میں وہ اس کا اپنا تھا، اپنا خون تھا۔ وہ ابھی بھی راتوں کو ڈر کے اٹھ جاتا تھا، ابھی بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا تھا تو اسے اس میں اپنے بیٹے کا چہرہ نظر آتا تھا۔ یہ تکلیف تھی، لیکن اس کی زندگی کا حصہ تھی، جسے نہانا، دھونا یا دوسرے کام کرنا، وہ اب ان کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ آج نہ چاہتے ہوئے وہ گرانی سے ملا تھا، وہ اسے دیکھ کر خوب روئی تھی۔ 2 سال بعد تم مجھ سے ملے ہو، اسی وقت میں نے تمہیں خیر خیریت سے تمہاری ماں کو پہنچائی تھی، تمہیں بہت یاد کرتی ہے عیسیٰ، تم ان سے مل کیوں نہیں لیتے؟ وہ اب اس سوال کا جواب کیا دیتا؟ جس طرح ڈیڈ نے اسے گھر سے نکال دیا تھا وہ تو بھولا نہیں تھا، گرا تھی جو اس کے دل میں بند گئی تھی۔ حالانکہ وہ اپنی غلطی مانتا بھی تھا، لیکن اسے محسوس ہوتا تھا کہ کسی کو اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ یہاں غلط تھا۔ بھلا ماں باپ کو بھی اپنے بچوں کی ضرورت نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ حالانکہ وہ خود باپ تھا اور اولاد کے بچھڑ جانے کی تکلیف سے اچھی طرح آشنا تھا۔ حرم سامنے تھا، ہیبت سا اس کا دل بھینچے چلا جا رہا تھا، آنکھیں پتھرائی جا رہی تھیں۔ کیا ایک زانی، شرابی، جھوٹا اس قابل تھا کہ یہاں لایا جاتا، جس نے محض 10 سال کی عمر میں اپنی تسکین کے لیے زنا کیا تھا اور حرام اولاد کو اس دنیا میں لانے کا سبب بنا تھا؟ یقیناً وہ اس قابل نہیں تھا کہ وہ لایا جاتا، لیکن اس نے اللہ کی رحمت کو مانا تھا جو ان سب گناہوں کے بوجھ کے باوجود بلایا گیا تھا۔ وہ اللہ کی رحمت پر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا۔ اس نے ان گزرے سالوں میں جہاں اللہ کا خوف دیکھا تھا، اس کے غضب کا شکار ہوتے ہوتے بچا تھا، وہیں اللہ کی رحمت کو بھی دیکھا تھا۔ وہ مقام ابراہیم پر بھی سجدہ ریز تھا۔ کیا اس واقعے سے وہ واقف نہیں تھا؟ ابھی اس کی آنکھوں کو اور کھولنا تھا، حقیقت سے روشناس ہونا تھا، حقوق اللہ سے حقوق العباد کا سفر طے کرنا تھا۔ واپسی پر پہلی دفعہ وہ اندر سے سرشار تھا۔ یہاں رکھ کر اس نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ اپنے پرانے گھر میں شفٹ ہونے کا کیا تھا۔ وہ اپنا کمرہ بطور رینٹ لے رہا تھا، کچن تھا نہیں، لیکن وہ اب گزارا کرنے والوں میں سے تھا۔ اس نے باہر نکلنے کا راستہ بھی پچھلے گراؤنڈ سے رکھا تھا۔ جو کرایہ دار یہاں رہ رہے تھے وہ اس کے رینٹ ادا کرنے پر مان گئے تھے۔ ویسے بھی وہ اس گھر کے مالک کا بیٹا تھا، وہ منع نہیں کر پائے تھے۔ عیسیٰ نے فی الحال انہیں ڈیڈ سے اس کے بارے میں بات کرنے سے منع کر دیا تھا۔ وہ بشیر بھائی سے الوداعی گلے مل رہا تھا اور اس کے اس طرح اچانک فیصلے پر وہ سب حیران تھے، غمزدہ بھی۔ اگر میرے پاس جگہ زیادہ ہوتی میں آپ کو اٹھا کر لے جاتا، وہ جذبات سے اپنی محبت کا اظہار کر گیا۔ بشیر بھائی مسکرائے۔ یہاں سے جا کر مجھے بھول تو نہیں جاؤ گے؟ کیا میں آپ کو بھول سکتا ہوں؟ اس نے الٹا سوال کیا تھا۔ مجھ سے محبت کرنے والوں میں واحد آپ کا نام ہے، یہ محبت قیمتی ہے میرے لیے۔ وہ سچ کہہ رہا تھا۔ آیا کرو گے؟ بالکل، اور کہاں جاؤں گا؟ پھر وہ سب سے ملتے اور نارکلی سے ملا تھا۔ تم پریشان مت ہوتا، جتنا مجھ سے ہو سکا وہ میں کروں گا، اس کے کندھے پر تسلی کے انداز میں ہاتھ رکھتے وہ بولا تھا۔ خاموش طبع نارکلی پھیکا سا مسکرا دیا تھا۔ وہ تقریباً پونے 7 سال بعد اپنے مسکن، اپنے کمرے میں تھا۔ یہ کسی کے زیر استعمال نہیں تھا۔ ابراہیم جاتے ہوئے اسے بند کر گئے تھے، ہر چیز پر مٹی تھی، جالے بھی تھے، لیکن تمام چیزیں ترتیب اور ٹھکانے پر تھیں۔ یہ ایک باپ کی محبت تھی۔ وہ اس کے واپس آنے کی آس پر ہی یہ کمرہ بند کر کے گئے تھے۔ اس نے الماری کھول کر سب چیزوں کا جائزہ لیا، پھر ایک لمحے کے لیے سوچا اب وہ یہ سب چیزیں چیریٹی میں دینے والا تھا۔ اسلام آباد، پاکستان۔ ابراہیم فون پر کسی سے بات کر کے فارغ ہوئے تھے کہ بخت خان ان کے پاس آ گیا۔ صاحب ایک بات بتانی ہے۔ ہاں بولو۔ وہ عیسیٰ بابا آئے تھے۔ ابراہیم جھٹکے سے ایک دم سیدھا ہوئے تھے۔ کب؟ وہ جس دن سید بابا کا ولیمہ تھا۔ ان کی بھویں سکڑی۔ اور یہ تم آج بتا رہے ہو؟ وہ دانت پیستے ہوئے بولے۔ صاحب انہوں نے منع کیا تھا، بخت خان من منائے تھے، تو میرے بجائے اس سے وفاداری نبھا رہے تھے۔ حد ہے بھائی، جاؤ یہاں سے۔
وہ سختی سے بولے۔ موقع ضائع کروا دیا اس نے۔ مجھے بتا دیتا میں پاپا سے کہہ کر اسے رکوا لیتا۔ پاپا کو فوراً بھیج دیتا۔ جب وہ تک وہ یہاں آ گیا تھا رک بھی سکتا تھا۔ انہیں موقع ہاتھ سے نکل جانے پر دکھ ہوا تھا۔ تقریباً 7 سال ہونے والے ہیں سنابل کو اس دہلیز پر بیٹھے۔ کچھ فکر ہے تمہیں؟ اسحاق نے چائے کی پیالی برچ پر رکھتے ہوئے تلخی سے کہا۔ چائے میں چمچ لگاتا ابراہیم کا ہاتھ رک گیا تھا۔ پاپا مجھے فکر ہے اس کی اور بہت زیادہ ہے، اولاد ہے میری۔ ہاں جتنی ہے نظر آ رہا ہے۔ وہ طنز کیے بغیر نہ رہ سکے۔ اچھا آج آپ بتائیں میں کیا کروں؟ طلاق آپ دلواتے نہیں؟ وہ دونوں کسی قیمت پر ایک دوسرے کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے۔ عیسیٰ نے کہا تھا کہ 1 سال بعد وہ خود اسے چھوڑ دے گا، لیکن وہ خود ہی گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو گیا۔ ہاں یہی غلطی ہے تمہاری۔ بات ہوتی، مسئلہ تو ایک طرف ہوتا نا، لیکن تم باپ بیٹے کی ضد و رنا میں ہی میری بچی کی زندگی خراب ہو گئی۔ 7 سال کم نہیں ہوتے، اور ابھی شاید اور وقت لگ جائے۔ تو پھر بات وہیں آ جاتی ہے، کورٹ سے ایک طرفہ فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ ابراہیم ضد ہو کر بولے۔ ہاں، تاکہ عیسیٰ واپس آ کر ہمارے سر پر سوار ہو جائے کہ اس کی اجازت کے بغیر یہ قدم کیوں اٹھایا ہے۔ عیسیٰ اوپر نہیں گیا، کینیڈا میں ہی موجود ہے۔ پہلے زیاد گیا تھا اس میں فون پر آنے کا کہہ کر، پھر اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ میں آس میں ہی بیٹھا رہ گیا۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں ہی چلا جاتا ہوں، اس سے ملوں، پوچھوں تو صحیح کہ نہ چھوڑتا ہے، نہ ہی رکھتا ہے، آخر چاہتا کیا ہے۔ ابراہیم نے ان کی طرف دیکھ کر کہا۔ وہ یہاں آ چکا ہے۔ کب؟ اسحاق کی آنکھیں کھلی۔ زید کے ولیمے والے دن۔ پھر کیا؟ واپس چلا گیا؟ اسحاق بھی ایک دم سے کرسی کے ٹیک سے ٹک گیا، جیسے مٹھی میں کوئی قیمتی چیز پکڑتے پکڑتے گر جائے۔ ابراہیم نے باپ کی شکل دیکھ کر پیسے میں ہونے والا واقعہ نہیں بتایا، ورنہ اس عمر میں انہیں اپنے باپ سے وہ سننے کو ملتی کہ سارا گھر سنتا۔ بہت ہو گیا ابراہیم، اب اس مسئلے کو حل ہو جانا چاہیے۔ اسحاق کسی گہری کھائی سے بولے تھے۔ آپ پریشان نہ ہو، وہ یہاں تک آیا تھا، ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ رابطہ کرے۔ تم جینیفر کو بھیجو وہاں۔ ہمیشہ والی بات انہوں نے پھر سے دہرائی۔ اس بات پر دونوں نے گہری سانس لی۔ وہ جانتے تھے کہ جینیفر ان کی اجازت کے بغیر نہیں جائے گی۔ یہ اندر کی بات ہے کہ انہوں نے جینیفر سے کہہ دیا تھا کہ ہم دونوں اس سے ہرگز رابطہ نہیں رکھیں گے، آخر میری عزت ہے۔ وہ خود آئے اور معافی مانگے۔ اندر خانے میں اس معاملے میں ان دونوں میاں بیوی کی اچھی خاصی تکرار ہوتی رہتی تھی، لیکن وہ بیچاری ابراہیم کے فیصلے میں نرمی نہیں لا سکی تھی، اور ایک دفعہ عیسیٰ سے فون پر ہوئی بات بھی انہوں نے ابراہیم سے چھپا لی تھی۔ وہ ایسا گھرانہ تھا جس میں سب اپنی اپنی مرضی کے مالک تھے، بس اسحاق صاحب کی وجہ سے یہ بندھن ٹوٹے پھوٹے انداز میں چل رہا تھا۔